Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code के प्रॉब्लम का नाम है डोमिनो एंड डोमिनो टाइलिंग. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को दो टाइप की टाइल्स गिवन है. एक तो डोमिनो टाइप की टाइल है और एक ट्रोमिनो टाइप की टाइल है. डोमिनो वाली टाइल के अंदर दो सेक्शंस है सिर्फ और ट्रोमिनो वाली टाइल के अंदर तीन सेक्शंस है. अब अपने को करना क्या है, अपने को एक 2x n का बोर्ड गिवन होगा, मतलब अपने को एक इंटीजर गिवन होगा n और उस हिसाब से 2x n का एक बोर्ड बन जाएगा. और इस बोर्ड को अपने को सिर्फ डोमिनो और ट्रोमिनो वाली टाइल की मदद से फिल करना है. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. और अपने को रिटर्न क्या करना है, अपने को रिटर्न ये करना है कि डोमिनो और ट्रोमिनो वाली टाइल को यूज करते हुए अपन 2x n वाले बोर्ड को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके होंगे अपने 2x n वाले बोर्ड को फिल करने के, अगर अपन सिर्फ डोमिनो और ट्रोमिनो वाली टाइल को यूज करें तो. ठीक है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को एक बोर्ड को फिल करने के लिए दोनों टाइल्स को यूज़ करना ज़रूरी है. अपन सिर्फ डोमिनो वाली टाइल की मदद से भी पूरे बोर्ड को फिल कर सकते हैं, सिर्फ डोमिनो वाली टाइल की मदद से भी पूरे बोर्ड को फिल कर सकते हैं, या फिर दोनों को यूज़ करके भी फिल कर सकते हैं. बस अपने को इसको फिल करना है. यही अपना अल्टीमेट गोल है. और अपने को रिटर्न करना है कि अपन कितने नंबर ऑफ वेज में इसको फिल कर सकते हैं. तो देख लेते हैं अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सिंपल एक सीक्वेंस बनेगा और अपने को उसी सीक्वेंस की nth वैल्यू को रिटर्न करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस अपने को ये जानना है कि वो सीक्वेंस बन कैसे रहा है. अगर अपने को वो समझ में आ गया ना कि अपना सीक्वेंस कैसे बन रहा है, तो अपन क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर लेंगे. अब सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहा है. तो अब अपन सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. तो अगर अपन एग्जाम्पल में n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो अपना बोर्ड कैसा बनेगा, 2x2 का अपना बोर्ड बनेगा. 2x2 का बोर्ड कैसे बन रहा है, ऐसे बनता है 2x2 का बोर्ड. अब इसको फिल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो दो डोमिनो वाली टाइल को वर्टिकली लगा सकते हैं या फिर दोनों को हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं. और कोई वे है नहीं इसको फिल करने का. अगर अपन डोमिनो वाली टाइल को यूज करेंगे तो वो या तो ऐसे इसको फिल कर देगा या फिर ऐसे इसको फिल कर देगा. एक टाइल हमेशा बचेगी और एक टाइल को अपन डोमिनो की मदद से भी सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब डोमिनो की मदद से भी कवर नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ दो मेथड्स हैं. एक बार अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो हाँ, अगर अपना इनपुट 2 है तो अपना आउटपुट 2 ही आ रहा है. एक बार ही लगा हुआ था, फिर भी अपन देख लेते हैं. हाँ, तो अगर इनपुट अपना 2 है तो अपना आउटपुट भी 2 ही आ रहा है. ठीक है, मतलब अपन क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ चुके हैं. एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर n की वैल्यू 3 होती तो अपना बोर्ड कैसा बनता, 2x3 का बनता. एक बार 2x3 का बोर्ड बना लेते हैं. ये अपना 2x3 का बोर्ड बन गया. एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं. हाँ, तो अपना 2x3 का बोर्ड बन गया. अब अपने को इसको फिल करना है. तो इसको फिल करने के लिए या तो अपन डोमिनो वाली तीन टाइल्स को वर्टिकली लगा दे तो अपना बोर्ड फिल हो जाएगा. एक तो वे अपने पास ये है, सॉरी गाइस. दूसरा वे अपने पास ये है कि दो टाइल्स को तो अपन हॉरिजॉन्टली लगा दें और एक स्क्वायर ब्लॉक फिल कर देते हैं. और एक टाइल वर्टिकली ही रहेगी तो अपना ऐसे भी पूरा बोर्ड फिल हो गया. तो अपने पास दो वेज हो गए सॉल्व करने के. अब इसी को एक शिफ्ट कर दे अपन, मतलब इस वाले पूरे बोर्ड को अपन दो डोमिनो वाली टाइल की मदद से फिल करते हैं, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टली लगा दे अपन ऐसे. और इधर एक वर्टिकल टाइल रहने दे तो भी अपना बोर्ड फिल हो जाएगा. तो ये अपने पास तीन मेथड्स हो गए. अब एक बार इस बोर्ड को एम्प्टी करती हूँ. हाँ, अब डोमिनो वाली टाइल की मदद से एक बार फिल करने की कोशिश करते हैं. तो एक डोमिनो वाली टाइल को अगर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया और दूसरी को ऐसे अरेंज कर दिया तो भी अपना बोर्ड फिल हो जाएगा. और अगर मैं इसका उल्टा करूँ कि एक डोमिनो वाली टाइल को मैंने इधर रखा है यूं और एक को मैंने यूं रखा है, मतलब इस पोजीशन में रखा है, तो भी अपना बोर्ड फिल हो जाएगा. तो ये दो मेथड्स और हो गए. तो अपने कुल मिला के 5 मेथड्स हो गए. इसके अलावा कोई और मेथड होगा नहीं इसको फिल करने का. तो 3 के लिए अपना आउटपुट आना चाहिए 5. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. तो हाँ, 3 के लिए आउटपुट अपना 5 आ रहा है, मतलब अपन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. अब अगर अपन क्वेश्चन समझ चुके हैं तो अपन देखते हैं कि वो सीक्वेंस कैसे बनेगा.
तो उसके लिए अब अपन देख लेते हैं सबसे पहले तो कि n इक्वल्स टू 1 हुआ अपना, तो अपना आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू 1 हुआ तो अपना 2 क्रॉस 1 का बोर्ड बनेगा जो कि ऐसे दिखता है। तो इसको अपन सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि एक डोमिनो वाली टाइल को वर्टिकली रख दिया, उसके अलावा कोई और मेथड होगा नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए अपना आउटपुट 1 आएगा, 2 के लिए अभी देखा था कि 2 आ रहा था, 3 के लिए 5 आ रहा था। अब अपना लोएस्ट नंबर तो 1 ही है, मतलब अपने को n को 1 से लेके 1000 तक ही रखना है। लेकिन अगर अपन ऐसी कंडीशन अज्यूम करें कि n इक्वल्स टू 0 है, n इक्वल्स टू 0 है मतलब अपने को बोर्ड गिवन ही नहीं है। अगर अपने को बोर्ड गिवन ही नहीं है तो अपन उसको सिर्फ एक ही वे में सॉल्व कर सकते हैं कि ना तो अपन डोमिनो वाली टाइल लगाए ना टोमिनो वाली टाइल लगाए, अपने बोर्ड को एम्प्टी छोड़ दे तो अपना बोर्ड फेल हो जाएगा। तो अगर n इक्वल्स टू 0 होता तो अपने पास सिर्फ एक ही मेथड होता उसको फिल करने का। और लेट सपोज अगर अपन कोई इनवैलिड नंबर देते जैसे -1 देते अपन, तो उसके लिए 0 अपना आउटपुट आता कि ऐसा कोई बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन कोई डोमिनो टोमिनो टाइल टाइल की मदद से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इधर 0 लिख देते हैं और 0 वाला इनपुट होता तो उसके लिए 1 लिख देते हैं। मतलब ये तो ना इमेजिनरी वैल्यूज है, लेकिन लेट सपोज अपन ऐसा करते हैं तो अपना ये सीक्वेंस बन गया। अब इस सीक्वेंस में रिलेशन क्या है अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखो 2 कैसे बनता है, 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 1 प्लस 0, इससे 2 बनेगा क्या, 2 ऐसे ही तो बन रहा है। तो अगर अपन इस वाले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 0 को ऐड कर दे तो अपना 2 बनेगा। ठीक है, तो 2 कैसे बन रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 0। अब अपना 5 कैसे बन रहा है, 5 के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि 5 से जो जस्ट पहले वाली वैल्यू है अपने सीक्वेंस में मतलब 2, उसको इंटू 2 कर रहे हैं, प्लस जो नेक्स्ट नंबर अपने को प्लस करना है, मतलब ये वाला नंबर है 0 तो अपन ने यूज़ कर लिया, तो 1 को अपन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो 5 अपना ऐसे बन गया। अब नेक्स्ट नंबर 1 बनाते हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 5 इंटू 2, मतलब ये जो लास्ट नंबर है 5, उसको इंटू 2 कर दो और प्लस अपना क्या करना है, अपने अपन ने 0 यूज़ कर लिया, एक 1 को यूज़ कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 1 है वापस, तो अपन 1 को ही यूज़ करेंगे। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11, 11 अपना आउटपुट है। एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं, 1 के लिए 1 था, 2 3 4, 4 के लिए 11 आना चाहिए आउटपुट अपना। तो अगर अपन टेस्ट केस में 4 डालें और रन करें तो अपना आउटपुट क्या आएगा, तो हाँ 4 के लिए अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट 11 है और अपना आउटपुट 11 ही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर अपना बन गया सीक्वेंस का 11। अब इसके बाद एक और नंबर अगर अपन निकालें तो 11 इंटू 2 करेंगे अपन, तो क्या आएगा 24, 11 इंटू 2 आएगा 22, सॉरी गाइस 22 आया। और इसके अंदर अपन प्लस क्या करेंगे, अपन ने इस वाले 1 को भी यूज़ कर लिया, अब बचा 2, तो 2 को यूज़ करेंगे, 2 को अपन प्लस करते हैं तो क्या आएगा 24 आएगा। तो अपना नेक्स्ट नंबर 24 होना चाहिए। तो 5 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 24। एक बार देख लेते हैं 5 के लिए आंसर क्या आएगा। 5 के लिए अपना आंसर है 24। अब अपन लास्ट एक और वैल्यू के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर वो भी सही आई मतलब अपना सीक्वेंस अपन बनाना सीख गए हैं। तो 24 है, तो 24 के अंदर वापस अपन इंटू 2 करेंगे और 2 भी यूज़ हो चुका था, मतलब अपन 5 यूज़ करेंगे प्लस करने के लिए। तो 24 इंटू 2 कितना होता है 48 प्लस 5 53। तो 6 के लिए अपना आंसर आना चाहिए 53। टेस्ट केस में 6 डालें और रन करें तो अपना बढ़िया आएगा। 53 अपना आउटपुट आ रहा है, मतलब अपन सीक्वेंस अच्छे से बनाना सीख गए हैं। सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर 53 है। ठीक है, अब अपन इस सीक्वेंस को कोड में कैसे बनाएंगे वो अपन देख लेते हैं। अपना सीक्वेंस क्या है, एक बार सीक्वेंस लिख देती हूँ मैं, 0 1 1 2 5
11, 24 और फिर 53। यही अपना सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को अपने को सॉल्व करना है, तो सीक्वेंस की ना फर्स्ट 3 वैल्यूज अपने को नोन होनी चाहिए उसके लिए। तो अपन उन 3 वैल्यूज को एक एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट 3 वैल्यूज को, ए को 0 कर दिया, बी को कर दिया अपन ने 1 और सी को कर दिया अपन ने वापस 1। ठीक है, और बाकी एक और वेरिएबल ले लेते हैं डी, जिसके अंदर अपन नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अपन को नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि सबसे जो लेटेस्ट वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू, उसको इंटू 2 करते हैं, प्लस जो अपनी फर्स्ट वैल्यू होती है, मतलब फर्स्ट से जब अपन चल रहे हैं तो फर्स्ट वैल्यू को अपन ऐड करते हैं। ठीक है, तो सी डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो लेटेस्ट वैल्यू है अपनी, मतलब सी इंटू 2 प्लस ए। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर्मूला। तो अब नेक्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, सी इंटू 2, मतलब सी की वैल्यू अपनी 1 है, तो 1 इंटू 2 2 प्लस ए की वैल्यू 0 है, तो 2 ही बन गया अपना। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डी के अंदर आ जाएगा अपना 2, जो कि अपना नेक्स्ट नंबर है। अब डी की वैल्यू अपने को मिल चुकी है ना, अब अपन एक एक वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। मतलब ए के अंदर बी की वैल्यू डाल देंगे, बी के अंदर सी की वैल्यू डाल देंगे, सी के अंदर डी की वैल्यू डाल देंगे, और डी को अपन वापस कैलकुलेट करेंगे नए नंबर के लिए। ठीक है, मतलब अपन ने अपने जीरो को तो अपन ने यूज कर लिया था, अब जीरो का कोई काम नहीं है, तो अपन नेक्स्ट 3 पेयर्स के लिए शिफ्ट हो गए। अब वापस वही मेथड कि सी जो है, सी के अंदर अब 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस ए के अंदर क्या है 1 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो अपना नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। डी के अंदर आ गया 5, जो कि अपना नेक्स्ट नंबर है। उसके बाद वापस अब जो भी नंबर है उसको शिफ्ट कर लेंगे एक एक बार। तो ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी, बी के अंदर सी की वैल्यू 2 डाल दी, सी के अंदर डी की वैल्यू 5 डाल दी, और डी को वापस कैलकुलेट करेंगे। तो सी इंटू 2 वही आएगा फॉर्मूला, सी इंटू 2 10। ठीक है, 10 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1, 11 हो जाएगा, तो डी के अंदर अब 11 आ गया। तो ऐसे किसी भी नंबर के लिए अपने को कैलकुलेट करना हुआ, अपन यही मेथड अप्लाई करेंगे। लेट सपोज अगर n की वैल्यू 3 हुई, ठीक है, तो 3 टाइम्स अपन ये प्रोसेस चलाएंगे, और थर्ड टाइम में अपने पास जो भी वैल्यू आएगी वही अपना आंसर होगा। मतलब n इक्वल्स टू जब 1 होगा, इसको माइनस करते करते जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब अपना आंसर अपना डी में स्टोर्ड होगा। एक बार अपन इसको कर भी लेते हैं। a इक्वल्स टू इनिशियली 0 था, b 1 था, c भी 1 था, और डी के अंदर अपन आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या था, डी का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, सी इंटू 2 प्लस ए। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने n को माइनस माइनस किया, तो n आया अपना 2, एन 2 आया अपना, तब अपना डी की वैल्यू भी, मतलब उसके बाद अपनी वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो डी की वैल्यू भी 2 आएगी, जो अपनी नेक्स्ट वैल्यू थी। सी इंटू 2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस 0 2 ही आएगा। ठीक है, डी के अंदर 2 हो गया, और अब अपन ने शिफ्ट कर लिया है, ए के अंदर 1 कर दिया, मतलब बी की वैल्यू कर दी, बी के अंदर सी की वैल्यू कर दी, सी के अंदर अपन ने डी की वैल्यू कर दी, और डी को अपन कैलकुलेट करेंगे। डी को कैलकुलेट करने से पहले अपन वापस माइनस माइनस करके इसको एन को 1 कर लेंगे। एन को 1 किया, उसके बाद अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर आएगा 5। इसके अंदर सी इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 5 प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, और अपने n की वैल्यू 1 हो चुकी है, n की वैल्यू 1 होगी तभी अपना आंसर डी में स्टोर होगा। उसके बाद अगर 0 हो जाएगा तो अपना लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये अपना सिंपल सा अप्रोच था। एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड ये रहा। अपन ने क्या किया, अपन ने ए बनाया, ए के अंदर 0 डाला, बी के अंदर 1 डाला, सी के अंदर भी 1 डाला, और C2 जो है, C2 को अपन D मान लेते हैं, जिसके अंदर अपना आंसर स्टोर्ड होगा। और एक मॉड, क्योंकि अपना आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 1000 वैल्यू तक कैलकुलेट करना है अपने को, तो अपन ने एक मॉड बना लिया ताकि वैल्यू जो है वो इंटीजर के अंदर अंदर ही रहे। ठीक है, फिर अपन n को माइनस माइनस करते जा रहे हैं। n की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तभी d के अंदर अपनी वैल्यू कैलकुलेट होके रहेगी, क्योंकि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब अपना लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसको भी डी कर देती हूँ। फिर अपना फॉर्मूला क्या था इसके लिए, कि सी इंटू 2 प्लस ए, वही फॉर्मूला है, बस अपन ने इधर मोड लगा दिया, क्योंकि इंटू करते ही अपन मोड भी कर रहे हैं, ताकि वो इंटीजर की वैल्यू से बाहर ना जाए, नहीं तो फिर ए प्लस ही नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अपन ने मोड कर लिया,
उसके बाद वापस पूरी वैल्यू को भी अपन ने मॉड कर दिया। ठीक है, ये डी की वैल्यू है, अपन ने एक बार डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद अपन वापस शिफ्ट कर रहे हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए में डाल रहे हैं, सी की वैल्यू बी में डाल रहे हैं, डी की वैल्यू सी में डाल रहे हैं, और फिर वापस जब n माइनस माइनस हो जाएगा फिर अपन वापस कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में जो भी अपनी वैल्यू होगी वो सी में स्टोर्ड होगी और अपन वही रिटर्न कर देंगे। एक बार सबमिट करके देखते हैं। सॉरी गाइस, मैंने इधर गलत बता दिया था, इधर अपनी 3 बार वैल्यू कैलकुलेट होगी और डी में जो है वो वैल्यू 11 चली जाएगी। ठीक है, पहले 3 के लिए कैलकुलेट होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 1 के लिए होगा, तो डी में ऐसे करते करते 11 हो जाएगी वैल्यू, और सी में हो जाएगी वैल्यू 5। सी में अपनी वैल्यू 5 आ जाएगी, फिर अपन सी के अंदर जो भी वैल्यू है ये अपना आंसर होगा, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे। और ये आंसर एकदम एक्यूरेट आ रहा है, मतलब अपन ने जो अप्रोच लगाई है वो एकदम करेक्ट है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।